जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और हम आपकी पहली जो बुक है उसका 7वां अध्याय है वो पढ़ रहे हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार। टर्सरी जो एक्टिविटीज़ है उनके प्रकारों को हम आज संक्षेप में अच्छे से जानेंगे। ये वो क्रियाएं हैं जो समाज की भलाई के लिए उपलब्ध करवाई जाती है और इसके अंदर शामिल रहता है व्यापार, परिवहन, संचार और प्रत्यक्ष सेवाएं। व्यापार, परिवहन, संचार और प्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो तृतीय क्रियाकलाप के एग्जाम्पल हैं। अब एक एक करके उनको अच्छे से जान लेते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड, व्यापार के ऊपर। सबसे पहले तो आपको व्यापार की परिभाषा आनी चाहिए। तो वस्तुओं को खरीदना और बेचना, वस्तुओं को, माल को क्रय करना और विक्रय करना, खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। व्यापार किस उद्देश्य के लिए होता है? व्यापार हमेशा ही लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। व्यापार मुख्यतः दो प्रकार से लोग हैं वो करते हैं। एक तो होता है फुटकर व्यापार और दूसरा होता है थोक व्यापार। फुटकर व्यापार जिसे रिटेल कहा जाता है और थोक को होलसेल व्यापार है वो कहा जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, फैक्ट्री में जो माल तैयार होता है, फैक्ट्री के अंदर जो तैयार माल होता है उस तैयार माल को पहले होलसेल वाले खरीद लेते हैं और होलसेल से वो रिटेलर के पास आ जाता है और रिटेलर से हम कंज्यूमर यानी उपभोक्ता है वो उसको खरीद लेते हैं। तो फैक्ट्री में तैयार माल होलसेलर ले आया, होलसेलर से रिटेलर के पास आ गया और रिटेलर से कंज्यूमर यानी हम उपभोक्ता है उस चीज को खरीदते हैं। तो इसी को समझना है। अब इसी कड़ी को आप, जैसे हमें ये पेन की आवश्यकता थी, हम जिस पास की दुकान से गए और ये पेन लेकर आ गए, उसने हमें ये पेन उपलब्ध करवा दिया, वो फुटकर व्यापारी था। उस फुटकर व्यापारी ने, उस बुक सेलर ने जहां से ज्यादा मात्रा में माल उठाया था वो थोक व्यापारी होता है, होलसेलर वो होता है। और मोस्टली होलसेलर डायरेक्ट फैक्ट्री से माल उठाता है। यही बात इस चार्ट से मैं आपको बता रहा हूं। तो अब हम सबसे पहले तो बात करें इसकी रिटेलर की। रिटेलर यानी रिटेल व्यापारी जो होता है वो कौन सा होता है? ये वस्तुओं को सीधा ही उपभोक्ता को बेचता है। तो उपभोक्ता को डायरेक्ट वस्तुओं को बेचने वाला व्यापार क्या कहलाता है? फुटकर व्यापार कहलाता है। और इसके पास जो भंडार की बात करें, स्टोरेज, ये स्टोर उतनी चीज का रखता है जितनी उस इलाके में डिमांड रहती है, यानी बिक्री के अनुसार भंडार है वो रखता है। भी थोड़ा बहुत भंडार ये रखता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये भंडार नहीं रखता फुटकर जो व्यापारी होता है। और इस फुटकर व्यापार में कुछ भंडार रहित जो उदाहरण है उनको भी आप थोड़ा ध्यान रख ले, कहीं परीक्षा में पूछ ले भी फुटकर व्यापार के भंडार रहित उदाहरण जो बिल्कुल भी भंडार नहीं करते, बिल्कुल भी, जैसे अपनी गलियों में जो आते हैं बेचने वाले, फेरी वाले, रेडी वाले या डोर टू डोर, द्वार से द्वार जो चीजें बेचने के लिए आते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। और या फिर कोई दूरभाष के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है वो सारे ही भंडार रहित फुटकर व्यापार के उदाहरण होते हैं। अब बात करें होलसेलर की। होलसेलर मैंने बताया डायरेक्ट, ये है होलसेलर जो डायरेक्ट फैक्ट्री से माल है वो उठाता है। तो अब देखिए, अब पहले तो आप ये जाने भी होलसेल व्यापार किसे कहते हैं? बिचौलियों, सौदागरों या सप्लायर्स जो होते हैं पूर्ति करने वाले, बिचौलियों, सौदागरों और सप्लायरों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यापार जो होता है वो होलसेल व्यापार कहलाता है, थोक व्यापार है वो कहलाता है। ये जो थोक व्यापारी होते हैं ये इन फुटकर व्यापारियों को उधार में माल दे देते हैं, इस उम्मीद के साथ भी ये बेचकर है वो वापिस हमें पैसा दे देगा। तो ये फुटकर व्यापारियों का काम है वो इसी थोक व्यापारियों के सहयोग से ही चलता है। तो फुटकर विक्रेताओं को ये उधार देते हैं। और दूसरी बात, ये थोक व्यापारी जैसे मैंने बताया ये डायरेक्ट फैक्ट्री से ले लेते हैं या फिर ये श्रृंखला भंडार, चेन जो स्टोरेज होते हैं वहां से ये खुद माल खरीदते हैं। अब आपके सामने एक और परिभाषा आ जाती है भी, श्रृंखला भंडार
चेन स्टोरेज है वो किन्हें कहा जाता है? तो जानिएगा, भंडार गृहों का वह समूह है जिसमें माल यानी वस्तु, माल का भंडारण कुशल, अनुभवी और योग्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, वो श्रृंखला भंडार कहलाते हैं। अर्थात कहने की बात यह है भी जरूरत पड़ने पर ये श्रृंखला भंडार वाले जो होते हैं ये सीधे ही फैक्ट्री से वस्तुओं का निर्माण करवा लेते हैं। अपने इलाके में जिस तरीके की चीज की डिमांड होती है ये फैक्ट्री वालों को बोलते हैं भी हमें तो इस प्रकार का माल चाहिए, वो तैयार माल है वो रख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जान लीजिए भी श्रृंखला भंडार जो होता है ये थोक व्यापार से बड़ा हो गया। भी फुटकर व्यापारी कहां से खरीदेंगे? थोक व्यापारी से खरीदेंगे। थोक व्यापारी या तो डायरेक्ट फैक्ट्री से ले लेंगे या बीच में एक चेन और बना दी भी श्रृंखला भंडार, जहां वो ज्यादा मात्रा में भंडार रखने वाले वो होंगे। और ये जो बहुत ज्यादा मात्रा में भंडार रखेंगे ये एक्सपर्ट होते हैं उस चीज का भंडारण करने में। ये सस्ती दरों पर माल खरीद कर भी आगे बेचते हैं। तो ये तो हुआ व्यापार के दो प्रकार समझ लिए हमने। फुटकर व्यापारी कौन सा होता है, थोक व्यापार या व्यापारी है वो कौन होता है, समझ गए। डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने वाला वो फुटकर हो गया, और फुटकर को जो जहां से माल खरीदता है वो होलसेलर हो गया। और होलसेलर कहां से खरीदता है? फैक्ट्री से खरीदता है या फिर श्रृंखला भंडारों से ये माल खरीदता है। चलिए अब और समझते हैं भी व्यापार जिन गांवों के अंदर, जिन कस्बों के अंदर और जिन नगरों में व्यापार का काम किया जाता है उनको कहा जाता है व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना अक्सर, जो आप में से गांव के बच्चे होंगे, गांव से कहाँ जा रहा है, कि मैं तो मंडी जा रहा हूँ, मंडी जा रहा हूँ, जहाँ पर हमारे गांव से कहीं ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, मिलती हैं, सेवाएं मिलती हैं, चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिल जाती है, तो वो सारे व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। व्यापारिक केंद्र दो प्रकार के होंगे। अगर ये गांव के अंदर ही है तो इन्हें ग्रामीण विपणन केंद्र, रूरल मार्केटिंग सेंटर कहा जाता है, और अगर शहरों में है तो इन्हें नगरीय विपणन केंद्र यानी अर्बन मार्केटिंग सेंटर कहा जाता है। तो दो प्रकार के व्यापारिक केंद्र हो गए, ग्रामीण गांव वाले और नगर यानी शहरों वाले होंगे। अब ग्रामीण विपणन केंद्र क्या करते हैं? ये जो गांव या गांव के आसपास की जो बस्तियां होती है उन सब का पोषण करते हैं, यानी उनको दैनिक जीवन की जो बेसिक चीजें होती हैं वो उनको ये उपलब्ध करवाते हैं। एक तरीके से इन्हें अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र भी कह दिया जाता है। क्यों अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र इसलिए कह दिया जाता है भी कई बार जिस चीज की गांव में डिमांड ज्यादा होती है वो वहां पर ही ये उपलब्ध करवा देते हैं। भी बेसिक चीजें तो उपलब्ध करवाता ही है जीवन से जुड़ी हुई, और कोई विशेष चीज की अगर ज्यादा डिमांड होती है तो वो भी ये गांव वाले जो दुकानदार होते हैं ये उन चीजों को उपलब्ध करवा देते हैं। तो अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को भी ये उपलब्ध है वो करवा देते हैं। अब बात करें उस क्षेत्र की भी जहां पर कोई रेगुलर बाजार नहीं है, कोई ज्यादा दुकान नहीं है, चीजें नहीं मिलती है, तो वहां पर थोड़े टाइम के लिए बाजार है वो लगाते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जैसे मेला लगता है तो मेले में बहुत सारी दुकानें हैं वो आपको वहां पर मिलती है, वो हमेशा नहीं रहती, वो कभी साल से, कभी हफ्ते से, कभी 15 दिन से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से वो दुकानें स्थापित की जाती हैं, यानी वो बाजार स्थापित किए जाते हैं। उनको कहा जाता है आवधिक। आवधिक यानी कालिक, जो टाइम के हिसाब से जो बाजार होते हैं, तो आवधिक बाजार। प्रश्न बन सकता है आवधिक जो बाजार है, कालिक जो बाजार है वो किन्हें कहा जाता है? तो सप्ताह यानी सप्ताह एक 7 दिन से लगे, या पाक्षिक जो 15 दिन से लगे। सप्ताह या पाक्षिक लगने वाले जो बाजार होते हैं या मासिक जो लगने वाले जो बाजार होते हैं उन्हें आवधिक बाजार है वो कहा जाता है, ताकि ये बाजार जब लगते हैं तो आसपास के लोगों को पता होता है, वो वहां पर आकर अपनी बेसिक जो चीजें हैं वो परचेज कर लेते हैं। तो ये तो हुआ ग्रामीण विपणन केंद्र से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। दूसरा आ गया नगरीय विपणन केंद्र। अब देखिए नगर के अंदर क्या होता है, साधारण जो वस्तुएं और जो सेवाएं होती है वो तो मिले ही मिलेगी, वो तो गांव में भी मिलती है और शहर में भी मिलेगी, लेकिन विशेष वस्तुएं और सेवाएं भी यहां पर मिलती है। जो चीजें जो सेवाएं गांव में नहीं मिलती वो यहां पर मिलती है, इन्हें कहा जाता है नगरीय विपणन केंद्र। इसलिए क्योंकि विशेष चीजें जो गांव में नहीं मिलती वो यहां मिलती है, इसलिए इन्हें विशिष्टीकृत बाजार भी कहा जाता है।
जैसे आपको स्कूल की पढ़ाई करनी है तो गांव में उपलब्ध हो जाएगी, अगर आपको कॉलेज की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको शहर में आना होगा, और अगर आपको और कोई बड़ा काम है, हो सकता है आपके गांव में बैंक नहीं हो, तो बैंक के काम के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, पास के शहर में आना पड़ेगा, तो वो आपके लिए वहां पर क्या होगी, विशिष्ट सेवा होगी। जो चीज गांव में नहीं मिलती शहर में आसानी से मिल जाती है, वो विशिष्ट सेवाएं हो गई, वो चीज वहां की हो गई, तो वो नगरीय विपणन केंद्र हो गए। तो गांव में बेसिक चीज मिल जाती है और शहरों में जो भी जरूरत की जो चीजें हैं, जो सेवाएं हैं, वो सारी प्रकार की वहां पर मिल जाती है। तो इतनी बात आपको व्यापार की ध्यान में रखनी है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, ये हुआ तृतीय क्रियाकलापों का एक टाइप, व्यापार भी उसमें क्या क्या होता है। अब बात करते हैं अपने परिवहन ट्रांसपोर्ट को। अब अगला तृतीय क्रियाकलाप है अपना परिवहन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो मानव की गतिशीलता की जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने वाला एक संगठित उद्योग है ये परिवहन। सबसे पहले ये जानते हैं अब भी परिवहन कहते किसे हैं। वस्तुओं व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना ये परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और विकसित परिवहन व्यवस्था से विभिन्न स्थान हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे परिवहन जाल कहा जाता है। जब सारा इलाका है वो सड़क मार्ग, रेल मार्ग उन सब से जुड़ जाता है, डेवलप हो जाता है वो इलाका, तो उसे परिवहन जाल कहते हैं। जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, या यूं कह दें भी सड़क जाल तंत्र, रेल जाल तंत्र। तो जब ये सारा एरिया विकसित हो जाता है परिवहन की दृष्टि से, तब उसे परिवहन जाल कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है भी, जब कोई दो या दो से अधिक कोई इलाका है, जैसे कोई ये एक गांव है या एक गांव ये है, इस गांव से आप अपने नजदीक के इस शहर के पास आ गए, ये अपने गांव से यहां इस शहर पर आ गए, तो दोनों ओर की ये जो सड़कें आई ये एक जगह पर जाकर आपस में मिल गई, तो इस जगह को कहा जाता है, थ्योरिकल रूप से इसे नोड कहा जाता है, शीर्ष। जब दो या दो से अधिक मार्ग आपस में आगे जाकर किसी जगह पर जुड़ जाते हैं, या यूं कह दें भी एक उद्गम स्थल है और दूसरा गंतव्य स्थल है, भी जिस स्थान से आप चले और जहां पहुंचे वो आपका गंतव्य हो गया। इसी प्रकार से एक व्यक्ति यहाँ ए चला, वो यहाँ पर पहुंचा, और बी व्यक्ति चला, वो भी यहाँ सी पर पहुंच गया। तो ये दोनों सड़क मार्ग से आपस में इस जगह पर जुड़ गए, जिस गांव कस्बे में ये जुड़े उस जगह को कहा जाता है नोड। इसी प्रकार समझ लें भी इधर से कोई एक व्यक्ति आया सड़क मार्ग से, इस शहर में आया, गांव या बड़े कस्बे में आया, ये अपने मान ले एक्स, ये वाई और ये जेड के अंदर यहाँ आपस में मिल गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। तो दो या दो से अधिक मार्गों का जो संधि स्थल होता है उसे नोड या शीर्ष कहा जाता है। और जब दो नोड को आपस में मिलाने वाली जो सड़क होती है, जो परिवहन व्यवस्था होती है, उसको कहा जाता है योजक। योजक लिंक कहा जाता है, उसे योजक कहा जाता है। तो दो नोड को आपस में जोड़ने वाला योजक कहलाता है। और एक विकसित जाल तंत्र के अंदर बहुत सारे योजक होते हैं। तो जो बहुत सारे योजक हो गए, इसका मतलब ये हो गया भी वहां की जो परिवहन व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही विकसित परिवहन व्यवस्था है। तो इस प्रकार से ये नोड और योजक सब मिलकर यही परिवहन जाल है वो बनाते हैं। अब बात आती है भी परिवहन दूरी का जो मापन है वो किस हिसाब से होता है। तीन तरीके से करते हैं। एक होता है किलोमीटर दूरी, क्योंकि हम जब मार्ग पर दूरी तय करते हैं हम उसे किलोमीटर में व्यक्त करते हैं। तो मार्ग की लंबाई, जो वास्तविक दूरी जो किलोमीटर में तय की जाती है, किलोमीटर में जो हम नापते हैं वो किलोमीटर दूरी कहलाती है। और मार्ग की लंबाई तय करने में जो लगने वाला जो समय होता है वो समय दूरी कहलाता है।
और तीसरा आता है लागत दूरी, यानी मार्ग की दूरी तय करने में कितना खर्च आया, वो लागत दूरी कहलाती है। तो परिवहन दूरी का मापन या तो किलोमीटर दूरी के रूप में या समय दूरी के रूप में, यानी कितना टाइम लगा, या लागत दूरी यानी उस दूरी को तय करने में कितना खर्चा आता है, उस आधार पर इनके ये नामकरण किए हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा बोर्ड के लिहाज से ये क्वेश्चन बन जाता है छोटा। अब एक चीज और ध्यान रख लीजिए आप साथ में भी, परिवहन साधन का हम चयन कौन सा करें। भी परिवहन का साधन, हमें किस साधन से यात्रा करनी है, इसका चयन मुख्यतः इन दो बिंदुओं के आधार पर होता है, समय दूरी या लागत दूरी। अगर आप चाहते हो भी हमें दूरी तय करने में समय कम लगे तो आप उस हिसाब से साधन चयन करेंगे। इसका मतलब जो फास्ट चलने वाला साधन है वो तय करेंगे। बहुत ही ज्यादा हो सकता है वहां आपके इलाके में एयरपोर्ट की सुविधा है, वायु परिवहन की सुविधा है, तो आप वायु परिवहन का चयन कर लेंगे। और आप चाहते हो भी मैं जो खर्चा है वो मेरा परिवहन का कम आए, तो इसका मतलब कम खर्चे वाला साधन है वो चयन करेंगे, वो चाहे सड़क परिवहन के हो, रेल के हो, वायु परिवहन के हो। अगर इन सभी में अगर आप छांटेंगे तो 100% आप रेल परिवहन छांटेंगे, क्योंकि रेल परिवहन का खर्चा कम आता है। तो ध्यान रखिए, परिवहन के साधन का जो चयन व्यक्ति करता है, कोई कंपनी करती है, फैक्ट्री वाला करता है, वो समय दूरी और लागत दूरी के आधार पर करता है भी उसे माल जल्दी पहुंचाना है या देर से पहुंचाना है, खर्चा ज्यादा करना है या कम करना है, इस आधार पर चयन किया जाता है। और साथ में ही हम ये समझ लें भी परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। दो प्रमुख कारण हैं, जैसे एक है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार अगर जितना ज्यादा होगा तो परिवहन की जो मांग है, डिमांड है, वो भी ज्यादा होगी। और दूसरा होता है भी परिवहन का खर्च, भी परिवहन कौन सा यूज करेंगे, कितना उस पर खर्च आएगा, क्या होगा, उस हिसाब पर ये भी खर्चे पर भी ये डिपेंड करता है। तो जनसंख्या के आकार और परिवहन जो व्यय होता है उन दोनों के ऊपर है वो परिवहन जो सिस्टम है वो सारा डिपेंड करता है। एक छोटा सा न्यू टाइप के प्रश्न के रूप में देख लेना, वो है एक समकाल रेखा। समकाल रेखा को आप देख लीजिएगा, आइसोक्रोन जो लाइन जिसको कहा जाता है, ये जो लाइन होती है इस प्रकार की मानचित्र के ऊपर है वो ड्रा की जाती है। तो उस हिसाब से इसको एक ध्यान रख लेना, भूगोल के विद्यार्थी हो तो ध्यान होना ही चाहिए। मानचित्र पर समान समय में, मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित होती है, एक तो ये ध्यान रख लें, मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है वो समकाल रेखा कहलाती है। तो जहां जहां समान एक ही समय में जितनी कौन कौन सी स्थान है वो तय कर दिए जाते हैं, उस आधार पर जो एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसको समकाल रेखा है वो कहते हैं। आप मानचित्र में अक्सर इन चीज़ों की लाइनों को खींचा हुआ आप देखते हैं, जैसे जो समवर्षा रेखा है तो जहाँ की बारिश समान होती है वहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं तो वो समवर्षा रेखा होगी। यहाँ टाइम की बात हो रही है, काल की बात हो रही है, तो समान समय वाली जो उस दूरी को तय करने वाले जो स्थान है उनको हमने समकाल रेखा कह दिया। तो इतनी बात आपको इस अध्याय के अनुसार परिवहन की आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला एक और ले लेते हैं अपने तृतीय क्रियाकलापों का पॉइंट, वो है संचार। संचार, कम्युनिकेशन को भी ले लेते हैं। संचार, तो सबसे पहले तो ये जाने भी संचार कहते किसे हैं। हमने ये जान लिया भी व्यापार किसे कहते हैं, हमने ये जान लिया परिवहन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है भी संचार किसे कहते हैं। तो देखिएगा, संचार कम्युनिकेशन, शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का जो हम आदान प्रदान करते हैं वो संचार कहलाता है। चाहे शब्दों के माध्यम से विचारों का जो हम आदान प्रदान करते हैं वो संचार कहलाता है। तो संचार किसकी सहायता से हो सकता है? शब्दों से हो सकता है, संदेशों से हो सकता है, किसी फैक्ट से हो सकता है, विचार का हो सकता है। ये संचार की परिभाषा होगी। उसके बाद में क्योंकि हम मोस्टली पहले तो क्या है, जब लेखन शैली विकसित हुई, कागज़ों पर पहले पत्तों के ऊपर लिखना स्टार्ट किया और फिर वो कबूतर से भेजने स्टार्ट किए, कागज़, चिट्ठी, पत्र जो लिखी जाती थी, फिर डाकिए वाला सिस्टम चल पड़ा। और ये जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी परिवहन के साधन से पहुंचाई जाती थी पहले, अब भी थोड़ी बहुत पहुंचाई जाती है पर अब बहुत कम है। तो परिवहन के सभी रूपों को संचार के पथ कहा जाता है। इसलिए
अगर आपसे कोई पूछ ले भी संचार के पथ किसे कहा जाता है, तो परिवहन के सभी रूपों यानी परिवहन के जो भी साधन हैं उन्हें संचार पथ कहा जाता है। भी कोई कागज पत्र चिट्ठी जो पहुंचाने में या अखबार है उनको इधर उधर से पहुंचाने में जो भी साधन काम में लिए जाते हैं परिवहन के, तो वो सारे क्या होंगे, संचार के पथ होंगे। लेकिन आजकल इस परिवहन की निर्भरता को कम कर दिया है। किसने कर दिया है? एक तो अपने परम मित्र मोबाइल ने, दूरभाष यानी टेलीफोन ने, उपग्रहों ने। तो मोबाइल, टेलीफोन, उपग्रह, सैटेलाइट ने संचार के परिवहन से लगभग मुक्त सा ही कर दिया है। आजकल कौन चिट्ठी पत्री लिखता है, सब फोन का ही चलता है, मोबाइल हो गए। फोन भी नहीं, आजकल तो ये मोबाइल वाले ने सारा खेल ही बहुत पॉजिटिव भी है और बहुत सा खेल बिगाड़ भी दिया है भाई संचार क्रांति ने। चलिए, अपने को तो टॉपिक समझना है, तो ये हो गई बात। उसके अलावा एक प्रश्न अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि जन संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन को लेकर जन संचार, जन यानी जनता, जनता के बीच जो जल्दी पहुंचने वाली, सूचना देने वाली, वो है रेडियो और दूरदर्शन। दूरदर्शन मतलब टेलीविजन। तो रेडियो और जो टेलीविजन है वो जन संचार के माध्यम है, और इनकी सहायता से जो समाचार होते हैं, जो कोई चित्र है, उनको सभी जगह है वो प्रसारित किया जा सकता है इन जन संचार के माध्यम से। दूसरा, मनोरंजन और विज्ञापन का भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। आप देखते हो टीवी पर और इन पर खूब विज्ञापन आते हैं, रेडियो पर भी। तो जन संचार के साधन है अपने रेडियो और टेलीविजन। और अगर आपसे कोई पूछ ले भी संचार का मुद्रित माध्यम कौन सा है, मुद्रित यानी प्रिंटिंग, छपा हुआ, तो वो कौन से हो जाएंगे? अखबार, यानी समाचार पत्र लिख दो, अखबार लिख दीजिए, ये चीज होगी। अगर आपसे पूछ ले भी इंटरनेट की बात करें, तो भाई इंटरनेट ने तो आज पूरी दुनिया में यानी वैश्विक क्रांति ला दी है इसकी, नहीं यानी ग्लोबल विलेज बना दिया है पूरी दुनिया को। बस एक नंबर डायल किया, हेलो, और सामने से हाँ जी हेलो। तो कितना द्रुत गति से सारा कार्य जो संपन्न होता है वो इसी कहें भी मोबाइल की, इस इंटरनेट के माध्यम से ही हो पाया है। तो नेटवर्कों का वह जाल जो सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है वो कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट ले आया है हमारे लिए वैश्विक क्रांति, पूरी दुनिया को एक गांव बनाकर रख दिया है। मोबाइल से नंबर डायल नहीं किया कि उससे पहले हेलो कौन भाई साहब। तो नेटवर्क का वह जाल है जो सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, और इसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। ये कितनी बड़ी पॉजिटिविटी है इसकी। उपग्रह की बात करें, सैटेलाइट्स की, तो पृथ्वी और अंतरिक्ष से जो सूचना का प्रसारण होता है वो उपग्रह। आपको पता है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर किसी स्टेशन के ऊपर अपने जो इसको पृथ्वी से किसी दूरी पर एक सैटेलाइट है वो ऊपर भेजा जाता है। वहां पर भी ट्रांसमीटर लगे होते हैं, यहाँ भी ट्रांसमीटर, यहाँ से सूचनाएं ऊपर भेजी जाती है, वो वापस फैलकर संपूर्ण पृथ्वी पर फैला दी जाती है। तो पृथ्वी और अंतरिक्ष में सैटेलाइट, इनके माध्यम से ही ये सारा संचार का आज का आधुनिक सिस्टम है वो चलता है। इसलिए तो संचार वाले उपग्रह जो सैटेलाइट है वो हम ऊपर भेजते हैं। हर देश उपग्रहों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की जो होड़ है वो मची रहती है साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और होनी भी चाहिए। दिनों दिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जा रही है, नई नई चीज़ें हमें संचार की उपलब्ध होती जा रही है। तो ये थे आज के वीडियो क्लास में तृतीय क्रियाकलाप के 3 महत्वपूर्ण बिंदु, व्यापार, परिवहन और संचार को हमने समझा है। परीक्षा की दृष्टि से जितना मैटर आपको इसमें समझना चाहिए, याद होना चाहिए, उतनों की बातें हमने यहाँ अच्छे से की है। चलिए अगले वीडियो सेशन में हम सेवाएं और कुछ इस चैप्टर के अंदर बची हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट्स फॉर्म में अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।